आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी। ठीक है, तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। यूजीसी नेट का हिंदी माध्यम में महर्षि दयानंद योग एकेडमी के द्वारा आज पहली कक्षा है, जिसमें हम पढ़ेंगे उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में। और उच्च शिक्षा प्रणाली में सबसे पहला विषय जो हम आज ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा और शिक्षा संस्थान। विषय हम जानते हैं, इसमें हमने एक बार और दोहरा लेते हैं। विषय है प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा और शिक्षा संस्थान। स्वतंत्रता के बाद के भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास। भारत में पूर्वी या इसको ओरिएंटल भी बोलते हैं पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, नीतियां, शासन और प्रशासन। तो ये विषय हैं जो आपकी परीक्षा में इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। इनके जो भी मैटर है उसके अंदर से ही प्रश्न बनते हैं और वो एग्जाम में आते हैं। तो पहला हम आज पढ़ेंगे प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा और शिक्षा के संस्थान। तो उच्च शिक्षा, जैसा कि हम बात कर रहे थे, उच्च शिक्षा जो होती है वो जो हायर सेकेंडरी है उसके बाद जो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज के द्वारा जो दी जाती है उसको हम उच्च शिक्षा के अंतर्गत हमारे भारत सरकार रखती है। तो प्राचीन भारत में जो उच्च शिक्षा होती थी उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं कि भारत में किस प्रकार से पहले के समय, जब आजादी से पहले या उससे भी पहले, किस प्रकार के प्राचीन काल में किस प्रकार की शिक्षा, उच्च शिक्षा और किस प्रकार के संस्थान होते थे। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। इसमें धार्मिक प्रशिक्षण और पारंपरिक ज्ञान का संयोजन किया गया। धार्मिक प्रशिक्षण और पारंपरिक ज्ञान मतलब कि जो वेदों के द्वारा, जैसे हमारा सनातन धर्म है तो सनातन धर्म में वेदों में जो निहित ज्ञान है उस पर आधारित, और पारंपरिक ज्ञान यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया हुआ ज्ञान। आज भी हमारे समाज में हमें बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जो हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त होता है। शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक थी, अर्थात लिखने का काम प्राचीन काल में कम होता था। जैसे हम जानते हैं कि गुरु के द्वारा, शिष्य के द्वारा मौखिक रूप से रिसाइटेशन के द्वारा पहले के प्राचीन काल में समझाया जाता था, जिसमें ताड़ के पत्ते और पेड़ों की छाल पर लेखन भी शामिल था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो पांडुलिपियां आदि हैं वो ताड़ के पत्तों और पेड़ों की छाल पे भी लिखी गई हैं प्राचीन काल में। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रणालियां से अस्तित्व में थी, जिनमें घर, मंदिर और गुरुकुल शिक्षा शामिल थी। अर्थात कि जो भी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की पद्धतियां थी वो दोनों साथ में होती थी, जिनमें प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी वो घर में भी होती थी, मंदिर में भी, और गुरुकुल आदि, इस प्रकार से उस समय के संस्थान हुआ करते थे जहां पर हम शिक्षा प्राप्त या हमारे पूर्वज शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा प्रणाली भारतीय ज्ञान मीमांसीय और दार्शनिक परंपराओं में गहराई से निहित थी। तो हमारे यहाँ जो शिक्षा थी, शिक्षा जो प्राप्त होती थी उसमें एक तो ज्ञान मीमांसीय और दार्शनिक जो परंपराएं थी उसके अंदर इसका बहुत ही महत्व था, और उससे हमें ये प्राप्त होती थी। जो जीवन की नश्वरता, अंतिम मृत्यु की अवधारणा और सांसारिक सुखों की निरर्थकता पर जोर देती थी। तो हमारी जो शिक्षा थी, हमारी शिक्षा जीवन पर आधारित थी, जो कि जीवन की नश्वरता यानी कि जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, सांसारिक सुख दुख, इन्हीं चीजों के बारे में जो हमारा दर्शन है वो भी बात करता है, और इसी के ऊपर आधारित हमारी शिक्षा प्रणाली थी। इसके बाद वेदों का अध्ययन न केवल जीवन दर्शन, मतलब जो दूसरा पार्ट है इसका शिक्षा प्रणाली में, हम शुरू करेंगे वेदों से। चार वेद जो थे, चार वेद कितने महत्वपूर्ण थे, उससे हमारे शिक्षा प्रणाली में क्या शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था में वेदों का क्या महत्व था। तो वेदों का अध्ययन न केवल जीवन दर्शन बल्कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के संपूर्ण ताने बाने की गहराई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये तो हमें पता ही है कि वेद ही हमारा ऐसा प्रथम जो जिसे हम कहेंगे
के लिटरेचर है जिसके द्वारा हमें पूरा जीवन दर्शन और पूरी जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय जीवन और संस्कृति में वेदों का केंद्रीय स्थान है। ये भी हम जानते हैं कि भारत में जो भी हम आज काम करते हैं कहीं ना कहीं वेदों में निहित जो शिक्षा थी उसी को हम आज फॉलो करते हैं। भारतीय संस्कृति की नींव वेदों में निहित है जिसमें 4 मुख्य ग्रंथ शामिल हैं। कौन से 4 मुख्य वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनिषद, स्मृतियां और पुराण सभी वेदों के सर्वोच्च महत्व को स्वीकार करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये सभी कहाँ से आए हैं? वेदों से ही हमें प्राप्त होते हैं। इनके अंदर जो कहानियां हैं, जो बातें हैं, वो वेदों से आती हैं। वेद भारतीय साहित्य और दर्शन के लिए मौलिक है, जो देश की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को आकार देता है। तो वेद के बारे में ये जानकारी है। प्रश्न कहीं ना कहीं से पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में शुरुआत कहाँ से होती है, तो हमें यहाँ पर वेद उसका उत्तर देना होगा। फिर इसके बाद जो शिक्षा होती थी वो कहाँ? गुरुकुल में होती थी। गुरुकुल एक संस्था थी जिसके द्वारा जो प्राचीन भारत है वहां पर छात्र अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। तो जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में शिक्षा की पहचान गुरुकुल प्रणाली से अधिक की जाती है। गुरुकुल अभी आज के समय तो फिर से आजकल नए मॉडर्न गुरुकुल चालू हुए हैं, लेकिन जो पुराने गुरुकुल थे वहां पर राजा महाराजा या जो भी समाज था सभी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। भारत में ये प्राचीन हिंदू स्कूल आवासीय प्रकृति के थे, जिनमें शिष्य या छात्र गुरु या शिक्षक के साथ एक ही घर में रहते थे या आश्रम में रहते थे। छात्र अपनी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना एक साथ रहते थे। तो गुरुकुल की ये शिक्षा का पैटर्न था। हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि कैसे गुरुकुल के अंदर शिष्य जाते थे और वहीं रह करके एक एज, सर्टेन एज के बाद, एक निश्चित आयु के बाद ऋषि परंपरा में गुरुकुल में रहते थे और वहां पर शिक्षा प्राप्त करते थे, जहां पर वेदों का, उपनिषदों का और भी अनेक प्रकार का ज्ञान वो प्राप्त करते थे। राजपाट करने का, इस प्रकार के ज्ञान वहां पर, शिक्षा वहां पर प्राप्त की जाती थी। फिर आता है वैदिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, विधियां और वैदिक युग के प्रमुख पहलू। तो जो वैदिक युग था उसमें वैदिक ज्ञान मौखिक उच्चारण और याद रखने के माध्यम से दिया जाता था। हमें सभी को पता है कि जो वैदिक ज्ञान है वो मौखिक रूप से याद करवा कर दिया जाता था और उच्चारण पे बहुत ध्यान दिया जाता था। तो प्रश्न यह आ सकता है कि वैदिक काल में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, तो वहां पर इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। प्रवेश में उपनयन संस्कार शामिल थे। तो जो प्रवेश होता था, प्रवेश किस प्रकार से होता था? उस समय छात्रों का वो उपनयन संस्कार दिए जाते थे। और ब्रह्मचर्य बहुत अनिवार्य था उस समय। जब गुरुकुल में शिष्य रहते थे तो ब्रह्मचर्य पर बहुत ध्यान दिया जाता था। 3 प्रकार की संस्थाएं अस्तित्व में थी, गुरुकुल, परिषद और सम्मेलन। तो ये याद रखिएगा, 3 प्रकार की संस्थाएं। जो प्राचीन काल था, वैदिक काल था, उसमें वैदिक काल में 3 संस्थाएं अस्तित्व में थी। कौन कौन सी? गुरुकुल, परिषद और सम्मेलन आदि। इसके बाद जो वैदिक साहित्य के बाद का काल है, जिसको हम 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व का समय मानते हैं, और वैदिक ज्ञान की विशालता के कारण सूत्र साहित्य को जन्म दिया। यानी कि जो वैदिक शिक्षा थी उसी में से, वैदिक साहित्य में से ही फिर यहाँ पर सूत्र साहित्य को इस काल में 600 से 200 ईसा पूर्व के काल में यहाँ पर साहित्य, सूत्र साहित्य का भी प्रकाट्य होता है, जन्म होता है, जिसे संक्षिप्त करने के लिए एक व्यवहारिक विधि की आवश्यकता थी। यानी कि जो बहुत बड़ा ज्ञान था, वेदों का ज्ञान जो था वो बहुत बड़ा था और उसको सभी के लिए सरल नहीं था प्राप्त करना या याद करना या समझना। तो फिर उसके लिए जो छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा और इस प्रकार की विधि अपनाई गई कि लोगों को वो व्यावहारिक रूप से ज्ञान प्राप्त हो, तो सूत्र साहित्य की रचना होती है, जिसको जिसका काल रहेगा 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच का। तो इसको याद रखिएगा। इस युग के दौरान शिक्षा के नियम और कानून मुख्य रूप से धर्म सूत्रों में पाए गए।
जो शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए सामाजिक आचरण और कर्तव्यों के सिद्धांत को रेखांकित करते थे। तो ये रहा वैदिक काल की बात, जहां पर मुख्य विषय हमने लिए कि वहां पर क्या प्रणाली थी, किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। और फिर सूत्र साहित्य आए कि 600 से 200 ईसा पूर्व में सूत्र साहित्य का रचना होती है। उसके बाद आता है बौद्ध युग में शिक्षा किस प्रकार प्राप्त करते थे। तो बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य वैदिक प्रणाली के समान ही चरित्र की शुद्धता रहती थी, और पर्यटन के माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और व्यावहारिक अनुभव पर जोर दिया जाता था। उस समय बौद्ध युग में बौद्ध लोग जो है बहुत पर्यटन करते थे। आप देखते होंगे कि अजंता एलोरा से लेकर के जहां पर भी इस प्रकार की जगह हैं, हर राज्य में कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के आपको अवशेष अवश्य मिलेंगे। प्राचीन जगह पर जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहां पर इनके छोटे छोटे पत्थरों में कुटिया वगैरह आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सब वहां पर अधिकतर धर्म का प्रचार और शिक्षा का प्रचार करते थे। विद्वान व्यक्ति की नियमित सभाएं बौद्ध शिक्षा का अभिन्न अंग थी। तो जितने भी उस समय विद्वान व्यक्ति होते थे वो नियमित सभाएं या कक्षाएं करते थे और वहां से शिक्षा जो है प्राप्त करते थे, और वो एक उनके समय का, उनके उस कार्य का अभिन्न अंग था। उच्च शिक्षा में वेदों के अध्ययन सहित धर्म, दर्शन, सैन्य, विज्ञान और बहुत कुछ शामिल था। मठों मठों को विहार भी बोलते थे, और ने ध्यान, बहस और विचार विमर्श के केंद्र के रूप में कार्य किया। मतलब जो मठ होते थे या विहार होते थे वो वहां पर ध्यान होता था और वहां पर चर्चाएं होती थी, शास्त्रार्थ जिसे कह सकते हैं, इस प्रकार के कार्य होते थे। विचार विमर्श किया जाता था और विचार विमर्श के केंद्र के रूप में कार्य किया जाता था। और वहां पर अंतरराष्ट्रीय जो विदेशों से भी उस समय छात्र आते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और इस बौद्ध युग में सबसे मुख्य जो शिक्षा का केंद्र था वो था तक्षशिला। तक्षशिला उस जमाने की ऐसी एक संस्था थी जिसको हम यूनिवर्सिटी के रूप में या विश्वविद्यालय के रूप में देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे दो चीज सर हमने पढ़ी। जी जी। सर आपने सर प्रणाम। वैदिक काल के अंतर्गत आपने सर सूत्र साहित्य की जो बात की है वो थोड़ा समझ में नहीं आया, किस रेफरेंस में क्या कहना चाहते सूत्र साहित्य जैसे कि हमारा योग दर्शन है वो सूत्र विधि से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हैं? के जो सूत्र पर आधारित साहित्य है उनको जन्म दिया। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। अब प्राचीन भारत में मुख्य प्रमुख शैक्षणिक केंद्र और विश्वविद्यालय, तो जो हमारा भारत था इसमें जो संस्थाएं थी प्राचीन भारत में, थोड़ा सा हम उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। पहला था तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में हम जान लेते हैं। बौद्ध धर्म सहित शिक्षा और धार्मिक शिक्षाओं का प्राचीन केंद्र था। तो इसको याद रखिए कि तक्षशिला में बौद्ध धर्म और धार्मिक, जो बौद्ध धर्म के अनुसार जो धार्मिक मान्यताएं जो थी उसके बारे में शिक्षा प्रदान की जाती थी। तक्षशिला रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम में स्थित था। ये गांधार साम्राज्य की राजधानी थी। तो इस पर आप जरा जोर दीजिएगा और थोड़ा इसको जब भी आप हो एक बार पढ़िएगा तक्षशिला के बारे में। गूगल वगैरह पे भी इसकी जानकारी उपलब्ध है, तो आप लोगों को ये आसानी से अगर एक बार स्टोरी टाइम में इसको रीड कर लेंगे तो काफी चीजें आपके याद में रहेंगी। और उल्लेखनीय स्नातकों में चाणक्य, पाणिनि, चरक, विष्णु शर्मा और जीवक शामिल हैं। यूनेस्को ने 1980 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो तक्षशिला, एक तो पहली चीज, तक्षशिला को किससे रिलेट करते हैं? बौद्ध धर्म से और उनकी धार्मिक शिक्षाओं से। और ये कहाँ स्थित है? रावलपिंडी 20 मील पश्चिम में स्थित है, जो कि उस समय गांधार साम्राज्य की राजधानी के अंतर्गत आता था। आजकल ये पाकिस्तान में आता है। और जो तक्षशिला के जो हम कहेंगे कि एलुमिनी जिन्हें कह सकते हैं, जो पूर्व के जो छात्र जो जिन्होंने जो भारत में काफी
फेमस हैं, जैसे कि चाणक्य हैं, महर्षि पाणिनि हैं, महर्षि चरक हैं, श्री विष्णु शर्मा हैं, ये सब वहीं के पड़े हुए हैं। और जो तक्षशिला है इसको यूनेस्को ने 1980 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ। इसके बाद आता है नालंदा। नालंदा के बारे में हम सबने सुना ही हुआ है। नालंदा जो है बिहार में स्थित है और 427 ईसा पूर्व से 1197 ईस्वी तक उच्च शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। बौद्ध अध्ययन के लिए समर्पित, लेकिन ललित कला मतलब फाइन आर्ट्स भी इसको बोलते हैं, चिकित्सा, गणित और भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में। और ये किसके तहत फला फूला? गुप्त वंश के तहत फला और फूला। और इसका जो पुस्तकालय था वो कितना मंजिल था? 9 मंजिल, और लगभग 10,000 छात्रों और उस समय 2000 प्रोफेसर बोलो या ऋषि मुनि बोले, उस समय के जो भी शिक्षक थे, वो उनकी संख्या 2000 के लगभग थी। और इसके अलावा वहां पर आवास की भी सुविधा थी। मतलब 10,000 छात्र, एक तो वहां पर दुनिया से लोग आते थे पढ़ने के लिए, और इतना बड़ा था कि वहां पर 10,000 छात्रों और आवास की भी, प्लस 2000 जो ऋषि मुनि जो शिक्षक थे उनको सबको मिला करके आवास की भी सुविधा वहां पर थी। और 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा इसको नष्ट किया गया। ये इसका एक हिस्टोरिकल डिटेल है नालंदा के बारे में। तो इन्हीं में से कहीं ना कहीं प्रश्न बनेगा, तो इसको याद कीजिएगा पढ़ने के बाद। फिर एक और संस्था थी उस समय की जिसका नाम था वल्लभी। वल्लभी का जो समय था वो 475 से 775 ईस्वी का था, के बीच के, और इसमें मेत्तक राजाओं की राजधानी में ये था। धर्मनिरपेक्ष विषयों में प्रशिक्षण और पूरे भारत से छात्रों को आकर्षित करने के लिए ये प्रसिद्ध था। तो इसकी बारी ज्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे इन सब के बारे में। मेजर तक्षशिला नालंदा से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न बन सकता है, तो एक बार इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा। फिर विक्रमशिला के बारे में बात करते हैं। 8वीं शताब्दी, ये समय काल थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ें। 8वीं शताब्दी में पाल वंश के सम्राट धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया। 144 स्थायी विद्वानों को रखा गया और 6 कॉलेज, मतलब उस समय के 6 इससे रिलेटेड संस्थाएं थी जिनको संगठित किया गया। बंगाल के शासकों द्वारा दीक्षांत समारोह जिसे कहते हैं के समय उपाधियां प्रदान की जाती थी, और 1203 ई में बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया। तो ये जो खिलजी वंश था इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। खिलजी जो था इसने कई मंदिर, उस समय के बहुत सारे ऐसे जो शिक्षा संस्थाएं थी उनका विनाश किया है। तो विक्रमशिला एक हो गया, वल्लभी हो गया, पहला हो गया तक्षशिला, दूसरा हो गया नालंदा, तीसरा वल्लभी, विक्रमशिला। ठीक है। अब 5वां है मिथिला। तो मिथिला में ब्राह्मण शिक्षा की प्रमुख पीठ थी जिसका नाम विदेह है। साहित्य, ललित कला, मतलब यहाँ पर साहित्य की शिक्षा और फाइन आर्ट्स सिखाया जाता था। वैज्ञानिक विषय और न्याय शास्त्र के लिए यह जाना जाता है। मुगल सम्राट अकबर के समय तक ये फला फूला, तो इसका काफी इंपॉर्टेंस है। ओदंतपुरी। ओदंतपुरी 8वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश के धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया। लगभग 12,000 छात्रों ने वहां अध्ययन किया, लेकिन इसे नालंदा या विक्रमशिला के प्रसिद्ध जो प्रसिद्धि थी वो इसको प्राप्त ना हो सकी। उसके बाद आता है सोमपुरा। तो सोमपुरा की जो शताब्दी थी वो 8वीं शताब्दी थी। 8वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में पाल वंश के धर्मपाल द्वारा ये स्थापित किया गया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के लिए इसका शिक्षा का ये एक प्रमुख केंद्र था। इसकी बाहरी दीवारों पर विशेष सजावटी, जिसको बोलते हैं टेराकोटा, से इसकी सजावट की गई थी। तो ये कुछ उसके यूएसपी हैं जिनके बारे में यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है। फिर नादिया करके एक संस्था थी। नादिया का जो स्थान था वो बंगाल में गंगा और जलंगी नदियों के संगम पर स्थित था है।
और नालंदा और विक्रमशिला के पतन के बाद इसका महत्व बहुत बढ़ गया और यहाँ पर व्यापार, वाणिज्य और ये शिक्षा के लिए अधिक जाना गया। तो ये तो था हमारा जो संस्थाएं थी उनके बारे में हमने जानकारी पढ़ी और बौद्ध काल और वैदिक काल में किस प्रकार से हम शिक्षा प्राप्त करते थे उसके बारे में हमने जानकारी पढ़ी। दूसरा जो विषय आता है इसमें आता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास किस प्रकार से हुआ। तो ये हमारा सिलेबस में दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा, लेकिन कभी कभी प्रश्न स्वतंत्रता के पहले के समय से भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो शिक्षा के जो आजकल आधुनिक शिक्षा है उसका काम बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब जो स्वतंत्रता है उसके पहले से शुरू हो चुका था, जो कि ब्रिटिश राज्य से शुरू हुआ। तो ब्रिटिश राज्य से जो शुरू हुआ तो इसका काल लगभग 1813 से स्टार्ट होता है। तो 1813 में फिर 1835, 1857 और 1905 और 1935 ऐसे समय काल हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे शिक्षा जो आई है। तो 1813 में सबसे पहले जो बजट रखा गया था शिक्षा के लिए वो रखा गया था लगभग कुछ 1 लाख रुपए वहां पर दिए। तो इस ज्यादा बड़ा कोई प्रश्न नहीं बनता, बाई चांस अगर पूछ लेते हैं तो मेजर जो बात थी उसमें यही थी कि जो 1 लाख रुपए का बजट 1813 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भारत में रखा गया। उसके बाद जो 1835 का समय है उसमें मेकाले मेकाले को हम जानते हैं कि हमारा जो गुरुकुल ऋषि परंपरा थी, जो संस्थाएं थी उसको बर्बाद करने में मेकाले की प्रमुख भूमिका थी। और मेकाले का जो जोर था उस समय वो था उसका इंग्लिश माध्यम पे। तो इंग्लिश मीडियम के पढ़ाई उच्च शिक्षा में देने का जोर था। और उसके बाद फिर 1905 में और 1935 में भी दो इस तरह के रिजोल्यूशंस आए और फिर वहां पर ये बात की गई कि उच्च शिक्षा को जो है प्रारंभिक शिक्षा उसमें जो मातृभाषा है उसमें देनी चाहिए। फिर जो उसके बाद की शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा आदि है, उसको एंग्लो जो वो कहेंगे कि इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज में शिक्षा देनी चाहिए और हायर एजुकेशन जो है अंग्रेजी में शिक्षा देनी चाहिए। तो स्वतंत्रता के बाद में थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी होमवर्क है, कल थोड़ा पढ़ के आइएगा इसके बारे में, स्वतंत्रता के बाद में भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो आजादी के बाद जो आयोग बना वो राधा कृष्णन आयोग बना। तो राधा कृष्णन आयोग जो है वो 1948-49 के समय में बना। अब इसको याद रखिएगा कि राधा कृष्णन, इसमें 4 आयोग की मुख्य बात की जाएगी कि राधा कृष्णन आयोग, उसके बाद मुदलियर आयोग आया, मुदलियर आयोग के बाद 2 और आए जो हम कल डिस्कस करेंगे। तो राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में बना और स्वतंत्रता के बाद भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति का अध्ययन, मतलब जब स्वतंत्रता हमें मिली तो उस समय विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति थी उसका अध्ययन करने वाला ये पहला प्रमुख आयोग राधा कृष्णन आयोग था, जिससे विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। और ये शिक्षा आयोग भी कहा गया और इसका समय था 1948 से 49 के बीच में इसको कहेंगे। आयोग को भारतीय विश्वविद्यालय, इसके जो इम्पोर्टेंट, जब ये आयोग बना तो इसका मुख्य काम क्या था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आयोग को भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट करने और सुधार और विस्तार का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। जो आयोग बना, इस आयोग में मुख्य बात क्या कही गई कि जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं उसकी शिक्षा पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसमें क्या सुधार करना है, क्या विस्तार के सुझाव देने हैं, इसके लिए इसको बनाया गया। और जो देश की वर्तमान, उस समय की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताएं के रूप में अनुरूप वांछनीय हो सकता है, एक इसके लिए बनाया गया।
फिर इसको विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के मतलब जो माध्यम जो कि पढ़ाई किस भाषा में होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट इसमें वो था। फिर ग्रेट ब्रिटेन में विश्वविद्यालय अनुदान समिति पर आधारित, जो ग्रेट ब्रिटेन था वहां पर जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति जो थी, जैसे कि हमारे यहाँ यूजीसी है, उस प्रकार के आधारित एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को केंद्र सरकार और विश्वविद्यालयों के बीच संपर्क के रूप में स्थापित किया जाए। एक इसकी ये मुख्य बात थी कि केंद्र और विश्वविद्यालयों के बीच में जो संपर्क कर सके, इस प्रकार का कुछ एक संस्था बनाई जाए। फिर अंतिम सिफारिश जो थी इस आयोग की 1956 में एक वास्तविकता बन गई। इस आयोग ने जितनी भी बातें सुझाव दिए, और 1956 में ये कब कंप्लीट हो गया, जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी को संसद में एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। तो यूजीसी कब आया? 1956 में। किसके द्वारा आया? संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। और ये किसने बताया था? ये बताया था राधाकृष्णन आयोग ने, जिसमें कहा गया था कि भारत का संविधान संसद को उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में समन्वय और मानकों के निर्धारण के संबंध में विशेष अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे इसके आगे, और कुछ हम प्रश्न करेंगे जो आज का हमारा हमने पढ़ा। किसी का कोई प्रश्न है?